मुझे समझ और अज़ीज़ तलबात मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जज़ीरा नुमा अरब उसकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब जज़ीरा नुमा अरब का आज जो हम ख़िता इसके अंदर हिस्ट्री पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि क्या सारा अरब बंजर था, इसको पढ़ेंगे। और अरबों के जो आगे उनके कबाइल हैं उनको आज हम स्टडी करेंगे। आमतौर पर यह समझा जाता है कि अरब की वसी और रीज़ इलाके में पानी नायाब है और बारिशों का फ़िक़दान है और ज़मीनें बंजर और रेतली हैं, इसलिए यहाँ किसी किस्म की ज़राअत और काश्तकारी नहीं हो सकती। लेकिन जज़ीरा अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों का सर्वे करने से ये गलत फहमी भी मुख्तलिफ़ तरह की जो गलत फहमियाँ पैदा हुई ये भी गलत फहमी दूर हो जाती है और इंसान में इस नतीजे पर पहुँचता है कि जज़ीरा अरब में बाज़ ऐसे वसी और ज़रख़ेज़ मैदान और शादाब वादियाँ हैं जो अपनी ज़रख़ेज़ ज़ी में हज़ारों साल से अपनी मिसाल आप हैं। हज़ारों साल से इनमें कामयाबी के साथ ज़राअत होती रही। इसकी खुशहाल बाशिंदों ने अपने अपने इलाके में बड़े बड़े शहर और कसीद तादाद कस्बे आबाद किए। ये ज़रख़ेज़ खित्ता साहली इलाकों में बकसरत नज़र आता है। जुनूबी मगरबी यमन का इलाका अपनी सरसब्जी और शादाबी में ज़रबुल मिसल था। कदीम ज़माना के लोग अल अर्ज़ुल खज़रा यानी सरसब्ज ज़मीन शादाब ज़मीन इसको अरब के हिस्से को कहा जाता है। जज़ीरा अरब का जनूब में हज़र मौत का इलाका है। ये इलाका कदीम ज़माने में बखूर की पैदाइश में आलमी शोहरत का हामिल था। खलीज फ़ारस के किनारे पर अल अहसा का वसी और रीज़ खित्ता जिसकी ज़मीन ज़रख़ेज़ है और बेमिसाल है। इसका सारा रकबा ज़राअत का काबिल था और इसका मगरबी साहल बेशक पथरीला है, इसमें टीले और चट्टानें, लेकिन यहाँ बेहतरीन चरागाहें हैं जो घोड़े, भेड़, बकरियाँ और मवेशी की परवरिश के वसाइल यहाँ मौजूद हैं। जज़ीरा अरब का वसती इलाका जो निस्बतन बुलंद है, जिसे नजद कहते हैं, इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो तवतूल और इसमें वादियाँ हैं और इसमें खेती बाड़ी बकसरत होती है। इस इलाके में अरब के मशहूर घोड़े पाले जाते हैं। यमामा जो जज़ीरा के जनूब मशरक़ में वाक़ है, इसकी ज़रख़ेज़ लायक ज़मीन के बायस जज़ीरा अरब के बाशिंदों की खुराक की ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। अब गंदम, जौ और दीगर खुर्दनी अशिया अजनास जो है ना, खुर्दनी अशिया की अजनास जो है ना, वो भी खुद कबील थी इस इलाके के अंदर। 6वीं और 7वीं सदी ईस्वी में इन अराज़ी की ज़रख़ेज़ी यूरोप के ज़रख़ेज़ तरीन ज़रई ज़मीनों से किसी तरह कम नहीं थी। बाज़ खित्ते तो इतने ज़रख़ेज़ हैं कि यूरोप का कोई हिस्सा ज़रई अजनास की पैदावार में इनकी हमसरी का दावा नहीं कर सकता। जज़ीरा अरब वो इलाका है जहाँ ज़राअत के काबिल तो नहीं, इनकी 3 किस्में हैं। अल-हर्रा, ये हर्रा की जमा है वो ज़मीनें हैं जहाँ किसी ज़माना में आतिश फ़िशां फटा करते थे। इससे बहने वाला मादा जम गया तो इसने स्याह रंग के सख्त पत्थरों की सूरत इख्तियार कर ली। तो पत्थरों की ये टुकड़े जो वसी इलाके में फैले हुए जगह जगह नज़र आते हैं, ये आमतौर पर गोल शक्ल के होते हैं और आतिश फ़िशां फटने के यह सिलसिला बाद में भी जारी रहा, जो हजाज से 654 में और इस किस्म का एक और आतिश फ़िशां फटा और कई हफ्तों तक इससे आग के अंगारे बरसते रहे। इससे बहने वाले आतिशी मादा को कई मीलों तक बहता चला गया। अद्दोहना, ये वो मैदान है जिसके ऊपर सुर्ख रंग की रेत के ढेर लग जाते हैं। ये शुमाल में नफूद और से लेकर जनूब में हज़र मौत और महरा तक, मगरब में यमन तक और मशरक़ में ओमान तक फैला हुआ है। इसका रकबा करीबन 1,30,000 किलोमीटर है। इसमें रेत के टीलों के तूल और सिलसिले में जिनकी बुलंदियाँ मुख्तलिफ हैं। जब हवाएं चलती हैं तो रेत के ये टीले ये भी बिखर कर बहुत सी ज़मीन को ढांप लेते हैं। इनमें बाज़ मुकामात पर ज़मीनें खुदी जाती तो ठंडे पानी के चश्मे भी दरियाफ्त हो जाते हैं। अगर इन इलाकों में बारिश हो जाए तो फ़ौरन रंग बिरंगी जड़ी बूटियाँ उग आती हैं, लेकिन कलील मुद्दत में खुश्क होकर ये दम तोड़ देती हैं और लोगों ने पानी की नायाबी और चरागाहों के
فقدان کے باعث ان علاقوں میں اپنی سکونت اختیار ترک کر کے دی، اور یہاں اکثر تیز آندھیاں چلتی رہتی تھی، اور ان میں گرمی اتنی شدت سے ہوتی تھی کہ اگر اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ بعض جو مقامات یہاں اونچے اونچے ہیں وہاں پر پانی بھی بکثرت دستیاب ہوتا، بارشیں بھی برستی اور گھاس وغیرہ بھی پیدا ہوتی۔ یہ علاقے مویشیوں کی بہترین چراگاہ کا کام دیتے رہے۔ اس دہنا کے جنوبی علاقوں کے علماء جغرافیہ اربع خالی کے نام سے مرسوم کرتے ہیں، یعنی جزیرہ کا وہ چوتھائی حصہ جو ہر قسم کے انسانی اور حیوانی زندگی سے خالی ہے۔ یہاں نہ کوئی درخت اگتا ہے، نہ کوئی گھاس پیدا ہوتی ہے۔ اس ربع خالی کو سب سے پہلے ایک انگریز سیاح نے عبور کیا۔ اسے یہ صحرا عبور کرنے میں 58 دن لگے۔ جن مشقتوں اور تکلیف کا اسے سامنا کرنا پڑا اس کا صحیح اندازہ وہی لگا سکتا ہے۔ دہنا کے مغربی حصے کو الاحقاف بھی کہتے ہیں۔ یہاں ریت کے بڑے بڑے اونچے ٹیلے ہیں۔ یہاں وہ درخت ہیں جہاں قوم عاد کبھی آباد تھی، اور اس وقت یہ علاقہ عصر نو شاداب ہے، اور وہاں کے رہنے والوں نے جب اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری اور وہاں پر فسق و فجور کو اپنا وتیرہ بنا لیا، تو اپنے نبی کی واض و نصیحت کو چھوڑ دیا اور اس کی بجائے الٹ کام کرنے لگ گئے اور اللہ کی حدود کو توڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے علاقے سے اپنی زرخیزی اور سرسبزی سلب کر لی، اور کنووں اور چشموں کا پانی خشک ہو گیا۔ اب یہ کنواں اور چشموں کا جب پانی خشک ہو گیا تو یہ علاقہ ودق اور صحرا میں تبدیل ہو گیا۔ کچھ عرصے قبل جہاں ہر سو شاداب کھیت لہراتے تھے، اب ہر سمت باغات ہی باغات تھے، اب جن میں قطار اندر قطار اشجار پھیلے ہوئے تھے، لذیذ پھلوں سے لدے ہوئے، اور وہاں یکسر خاک اڑنے لگی۔ اب سارے قدیمہ کے ماہرین نے وہاں بہت پرانی شہروں کے کھنڈرات دریافت فرمائے۔ النفودہ یہ ایک وسیع عریض صحرا ہے جس کے ریت کا رنگ سفید اور سرخ ہے۔ اس کے ٹیلوں کی ہوائیں ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی ہیں۔ یہ تیماہ سے شروع ہوتا ہے اور مشرق میں 400 کلومیٹر کی مسافت تک پھیلا چلا جاتا ہے۔ اس کا عرض 250 کلومیٹر جو شمر تک پھر چلا گیا ہے، اور یہ پہلے یہ بھی دہنا کا نام اور رملہ عالج کے نام سے مشہور تھا، لیکن اب اس علاقہ کو النفوذہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں ہوائیں متحرک ریت کے ٹیلوں کو ایک دوسرے جگہ سے دوسری جگہ جمع کرتی رہتی ہیں، یعنی کہ ریت کے ٹیلے ایک سے دوسری جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں بعض اوقات یہ ریت 150 میٹر یعنی 450 فٹ تک اونچے ہو جاتے ہیں اور مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ ان ٹیلوں کی بلندی یکساں نہیں ہے، اس لیے نفود کی سطح ہموار نہیں رہتی۔ جہاں ریت کا رنگ سرخ نظر آتا ہے، وہاں جب بارشیں رہتی ہیں تو سطح زمین میں سرسبز گھاس کے قالین بچھ جاتے ہیں، جس میں رنگا رنگ پھول اپنی بہار دکھا رہے ہوتے ہیں اور خالق کائنات کی عظمت و حکمت کے گیت گا رہے ہوتے ہیں۔ ان علاقوں میں تناور درخت بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور جنہیں اعرابی ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ سبزہ پھولدار جھاڑیاں اور بیلیں اور فقط اس علاقے میں اگتی ہیں جہاں ریت کے رنگت کے اثار، جہاں ریت کی رنگ سفید ہوتا ہے وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اب یہ دیکھیے کہ ناظرین یہاں پر کس طرح کے حالات تھے عربوں کے اندر، ہم نے اس کی سٹڈی کو کیا۔ اب آگے ہم عربوں کے مزید قبائل عربے وہ بھی اب مزید اگلے ولاگ کے اندر ہم بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہماری اس کوشش و کاوش کو قبول فرما لے۔